सदियों साल पुरानी कहानी है। दूर किसी गांव में समन नामी एक नौजवान रहा करता था। थमन अपनी बूढ़ी मां के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था। उसके वालिद उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। थमन कोई काम नहीं करता था। सारा दिन गांव की गलियों में फारिग घूमना ही उसका पेशा था। समन की मां जमींदार के घर में काम करके समन का पेट पालती थी। समन एकलौता था, इसीलिए उसकी मां ने कभी उसे काम करने के लिए नहीं कहा था और समन ने भी कभी यह हिम्मत नहीं की। वो सारा दिन गलियों में घूमता और सारी रात बड़े मजे की नींद सोता। उसके अलावा उसे कुछ करना आता ही नहीं था। एक दिन सुबह सवेरे वो गांव से बाहर निकल गया। दोपहर होने तक एक कुएं और नदी के करीब बैठा रहा और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के बारे में कुछ सोचता रहा। काफी देर बाद जब उसे भूख लगी तो गांवली तरफ वापस आ गया, लेकिन अचानक उसने देखा कि गांव के जमींदार का घर जल रहा था। पूछने पर पता चला कि डाकुओं ने जमींदार के घर को जला दिया और हजारों रुपए के जेवर और कीमती सामान लेकर भाग गए। जाते जाते उन्होंने घर में काम करने वाली एक मुलाजिमा को भी मार डाला। यह सुनकर समन के दिल को एक झटका सा लगा। जल्दी से वो घर के अंदर दाखिल हो गया। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां जमीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। एक लम्हे के लिए समन की जान निकल गई। पहले बाप का साया नहीं था और अब मां भी उसे छोड़कर चली गई थी। दुखी दिल के साथ उसने मां की आखिरी रसूमात अदा की। मां के चले जाने के बाद उसे अब मां के प्यार का एहसास हो रहा था। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी मां का बदला भी लेगा और अपना नाम भी बनाएगा। दूसरे दिन वो उठा और ना चाहते हुए भी जंगल की तरफ निकल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं से कुछ पानी पिया और फिर एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ फल खाने लगा। कुछ देर बाद वो फिर से चलने लगा। चलते चलते करीब ही उसे झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई दी। जब समन ने इन झाड़ियों में झांक कर देखा तो एक बहुत ही शानदार घोड़ा झाड़ियों में उलझा हुआ था। समन ने जल्दी से इस घोड़े को झाड़ियों से आजाद किया। फिर उसने घोड़े की लगाम अपने हाथों में थाम ली और अपने आगे के सफर पर चल दिया। क्योंकि उसे घड़सवारी नहीं आती थी, वरना वो घोड़े पर बैठकर भी जंगल पार कर सकता था। अभी वो लोग कुछ दूर ही चले थे कि अचानक रास्ते में उसे एक तलवार पड़ी हुई मिली। उसने तलवार अपने हाथों में ले ली और आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा ही आगे जाने पर उसे एक जगह पर कुछ शाही कपड़े दिखाई दिए, जिस पर जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। थमन ने उन कपड़ों को समेटकर अपने साथ रख लिया और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद अचानक कोई चीज उसके सामने आकर गिरी। जब उसने नीचे बैठकर देखा तो वो एक बड़ा सा बाज था, जिसकी एक टांग जख्मी हो चुकी थी। थमन ने बाज को सहारा दिया और उसके जख्म पर एक पट्टी बांधी। फिर उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। चलते चलते अब शाम हो चुकी थी। वो आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे एक जगह पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा दिखाई दिया, जिसके पास एक बंदर बैठा था। थमन समझ गया कि जरूर यह बंदर का खेल दिखाने वाला कोई मद्दारी है। समन उसके करीब गया और पूछने लगा, बाबा यहां अंधेरे में अकेले क्यों बैठे हो? बूढ़ा मद्दारी समन से बोला, बेटा अचानक मेरे सीने में तेज दर्द उठा है, इसीलिए आराम करने के लिए मैं यहां आकर बैठ गया हूं। समन ने कहा, चले मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। ये कहते हुए उसने बूढ़े को सहारा देकर खड़ा किया और फिर दोनों बूढ़े के घर की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बूढ़े का ठिकाना आ गया। समन इस बूढ़े को अंदर ले गया और उसे एक चटाई पर लिटा दिया। बूढ़े मद्दारी ने समन को हकीम का नाम और पता बताया। समन ने बाज को एक तरफ बैठाया और बूढ़े के बताए पते पर हकीम साहब के पास जा पहुंचा। हकीम साहब ने उसे दवा दी और दवा लेकर बूढ़े मद्दारी के ठिकाने पर आ गया। समन ने दवा बूढ़े को खिलाई और फिर पास बैठ गया।
बूढ़ा मद्दारी कहने लगा, बेटा, आज तुम न आते तो न जाने मेरा क्या होता। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। तुमने मेरी जान बचाई। थमन ने कहा, बाबा मैं कौन होता हूं जान बचाने वाला? जान बचाने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? तब समन ने मद्दारी को अपनी सारी आप बीती सुना दी। यह सब सुनकर मद्दारी कहने लगा, बेटा तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बंदर का तमाशा सिखा दूंगा। हम दोनों मिलकर कमाएंगे और अच्छी तरह गुजर बसर हो जाएगी। बूढ़े ने समन पर बीती रस्ते की कहानी सुनी तो मद्दारी बताने लगा, बेटा इस रियासत के बादशाह का बेटा अपने कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने जंगल गया था, मगर वो रास्ता भटक गया और फिर जंगल से वापस ना आ सका। लोगों ने उसे बहुत तलाश किया मगर वो न मिला। मेरा ख्याल है कि ये घोड़ा, तलवार और कपड़े शहजादे के ही हैं। अब तुम कल सुबह सारी चीजें लेकर बादशाह के सामने पेश हो जाओ और सारी बातें उसे सच सच बता देना। अगली सुबह समन घोड़ा, तलवार और कपड़ों को लेकर बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह ने शहजादे का घोड़ा, तलवार और कपड़ों को पहचान लिया। बादशाह ने समन से पूछा, हां बेटा, तुम्हें ये चीजें कहां से मिली? तब समन ने उसे जंगल में बहते हुई तमाम वाकयात के बारे में बता दिया और फिर रात ढलते ढलते वो इस बूढ़े मद्दारी के ठिकाने पर आ गया। शहजादे की मौत की तस्दीक हुई और शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। महल में जब रानी ने यह सुना तो उसे ऐसा सदमा लगा कि रोते रोते वो बेहोश हो गई। बादशाह रानी की हालत देखकर परेशान थे। बेहोश रानी की देखभाल के लिए कई हकीम लगा दिए गए। इधर यह खबर थमन और बूढ़े मद्दारी तक भी पहुंच गई। काफी वक्त गुजर गया। दोनों ने खेल तमाशे की तैयारी शुरू कर दी। बाज और बंदर को लेकर वो शहर के बाजारों में घूमने लगे। उन्होंने जानवरों का तमाशा दिखाया और चंद पैसे इकट्ठे करके शाम को घर आ गए। अब इन दोनों का यह रोज का काम था। वो अलग अलग जगहों पर खेल तमाशा दिखाते। जो कुछ भी कमाते शाम को अपने लिए उससे खाना खरीद लेते। अब बंदर और बाज का तमाशा ज्यादातर समन ही दिखाता था और बूढ़ा मद्दारी एक तरफ बैठा रहता था। एक दिन जब वो खेल दिखाकर वापस लौट रहे थे तो बाबा के सीने में जोर का दर्द उठा। समन ने जब यह हालत देखी तो घबरा गया और कहने लगा, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी हकीम साहब से दवा लेकर आता हूं। मगर बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अभी इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बूढ़े के जिस्म से रूह निकल गई। पड़ोसियों की मदद से समन ने बूढ़े मद्दारी की आखिरी रस्म अदा की। 2 दिन तक वो अपने काम पर नहीं गया। तीसरे दिन उसने बाज और बंदर को अपने साथ लिया और तमाशा दिखाने निकल पड़ा। इस तरह अब उसकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया था। वो अकेला ही बाज और बंदर के तमाशे दिखाता, जो पैसे बनाता उससे अपना गुजर बसर करता। एक दिन बादशाह के कुछ लोग ऐलान करने लगे कि रानी साहबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। जो कोई भी जहरीली पहाड़ी से कुंदन बूटी लेकर आएगा उसे बादशाह इनाम देकर माला माल कर देंगे। समन ने जब यह ऐलान सुना तो उसके दिल में रानी के लिए हमदर्दी जाग उठी। थमन की झोंपड़ी के पास एक दरवीश रहता था। थमन उनकी झोंपड़ी में गया और उन्हें अपने आने की वजह बताई। दरवीश ने बताया कि जहरीली पहाड़ी तूफानी नदी के इस पार है, लेकिन वहां से बूटी को लेकर आना अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के बराबर है, क्योंकि रास्ते में बहुत सी मुश्किलात हैं। उसने ज्यादा बात नहीं की, बस रास्ते की जांच पड़ताल जानकर वो झोंपड़ी में वापस आ गया और सोचने लगा कि किस तरह तूफानी नदी को पार किया जाए। इस रात थमन को नींद नहीं आई। अगली सुबह जल्दी उठकर वो सबसे पहले एक लोहार के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, चचा मुझे एक लोहे की मजबूत तार चाहिए, इतनी मजबूत कि अगर मैं इस पर लटक भी जाऊं तो वो ना टूटे और इस तार का वजन भी ज्यादा ना हो। लोहार बोला, ठीक है,
मैं तुम्हें ऐसी तार तैयार करके दे सकता हूं, मगर इसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। थमन ने कहा, चचा जी, पैसों की आप फिक्र मत कीजिए। इसके बाद थमन सीधा महल में जा पहुंचा। बादशाह ने थमन को देखते ही पहचान लिया। थमन ने बादशाह से कहा, मैं कुंदन बौटी लाकर रानी साहबा को ठीक करना चाहता हूं। बादशाह यह सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, बेटा, जहरीली पहाड़ी पर जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। तमन कहने लगा, हुजूर आप अल्लाह पर भरोसा रखें। और फिर समन बादशाह के पास से 50 सिक्के लेकर सीधा लुहार के पास पहुंचा। अपनी मर्जी के मुताबिक उसने एक मजबूत और वजन में हल्की लोहे की तार बनवाई, साथ ही एक लोहे की सलाख भी ले ली। ये सारा सामान और कुछ खाना पहनाकर वो अपने घर आ गया। इस तरह पूरी रात उसने सारा इंतजाम किया। अगले दिन सुबह उठकर समन ने बाज को अपने साथ लिया और सफर पर रवाना हो गया। पूरे दिन का सफर करने के बाद वो इस नदी तक जा पहुंचा जिसे तूफानी नदी कहते थे, जिसकी तेज धारों के बीच में कोई भी उतरने की हिम्मत नहीं कर सकता था। नदी के दूसरे किनारे पर एक बड़ा सा पहाड़ था जिस पर कुंदन बूटी लगी हुई थी। समन ने इस लोहे की तार का एक सिरा लोहे की सलाख पर मजबूती से बांध दिया और बाज को इशारे से वो सलाख उठाकर पहाड़ी की चोटी तक ले जाने को कहा। बाज ने अपने मालिक का इशारा समझा और उसने सलाख को अपने पंजों में दबाकर उसे लेकर पहाड़ की तरफ उड़ चला। जहां पहुंचकर उसने सलाख छोड़ दी और वो सलाख चट्टानों के बीच में जा गिरी। सलाख के चट्टानों में गिरने के बाद दूसरी तरफ से समन ने तार को खींचना शुरू किया। खींचते खींचते सलाख जब दो चट्टानों के बीच में फंस गई तो उसने इसका दूसरा सिरा नदी के पास एक ऊंचे दरख्त पर जाकर मजबूती से बांध दिया। इसके बाद समन इस लोहे की तार पर लटकता झूलता हुआ जहरीली पहाड़ी तक जा पहुंचा। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने बड़ी तेजी से कुंदन बूटी के फूल इकट्ठे करना शुरू किए और एक थैले में रख लिए। कई जहरीले जानवरों से बचता हुआ वो बड़ी एहतियात से इस लोहे की तार की मदद से वापस पहाड़ी के नीचे आ गया। इसके बाद उसने वापसी का सफर शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी तो सामने ही उसे एक चश्मा दिखाई दिया। तब समन ने देखा कि एक आदमी इस चश्मे से पानी पी रहा था। थमन को यह देखकर हैरानी हुई कि इस वीरान जगह पर यह आदमी कहां से आ गया। थमन के दिल में यह जानने की ख्वाहिश हुई और वो छुपता छुपाता इस आदमी का पीछा करने लगा। जल्दी ही वो आदमी एक गार में घुस गया जिसमें अंधेरा था, जिसकी वजह से बहुत कम दिखाई दे रहा था। थमन भी इस गार के अंदर घुस गया। उसने देखा कि गार में एक जगह पर कई हथियार पड़े हुए थे जिनमें तलवारें थीं। एक अंधेरे कोने में बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। वो आदमी इन संदूकों के पास गया और उनमें से एक संदूक उसने खोल लिया। वो संदूक हीरे जवाहिरात और गहनों से भरा हुआ था, जिसे देखते ही वो आदमी खुश हो गया और अपने आप से कहने लगा, इससे पहले कि मेरे बाकी लुटेरे साथी आ जाएं, मैं इस खजाने को अपने बूरे में भरकर यहां से दूर चला जाऊंगा। वहीं पर छुपा हुआ थमन ये सब देख रहा था। उसे समझने में देर न लगी कि ये गार लुटेरों का अड्डा है और ये आदमी भी इन्हीं का साथी है जो अपने साथियों को धोखा देकर उनके खजाने का माल चोरी करके ले जा रहा है। थमन की नजर इस संदूक में पड़ी हुई चूड़ियों पर पड़ी। थमन ये देखकर हैरान रह गया कि ये चूड़ियां उसकी मां की चूड़ियां थीं, यानी ये वही लुटेरे थे जिन्होंने उसकी मां की हलाकत की थी। ये देखकर उसका खून खौलने लगा और उसने लुटेरों से बदला लेने का अज़्म कर लिया। उसने पास ही रखी हुई एक तलवार उठाई और एक ही झटके से इस आदमी का सर काट दिया। इसके बाद उसने अपनी मां की चूड़ियां लें और जल्दी से गार से बाहर आ गया। वो वापस बाज के पास पहुंचा। इसके बाद वो तेजी से महल की तरफ बढ़ने लगा। जल्दी ही समन महल में पहुंच गया
और सीधा बादशाह के पास गया। उसने कुंदन बूटी बादशाह को दी और साथ ही बादशाह को डाकुओं के बारे में बताया। बादशाह ने सबसे पहले वो बूटी लेकर हकीम को दी, जिससे रानी का इलाज किया गया और उसकी बेहोशी दूर हो गई। इसके बाद बादशाह ने अपने सिपा सालार को बुलाया और हुक्म दिया कि वो सिपाहियों को साथ लेकर जाए और समन की बताई हुई जगह पर पहुंचकर इन डाकुओं को जिंदा उसके सामने पेश करे। बादशाह का हुक्म पाते ही सिपा सालार ने बहुत से सिपाहियों को साथ लिया और समन के बताए रास्ते पर चल पड़े। शाम ढलते ढलते डाकू अपने अड्डे पर आ गए, इससे पहले कि वो अपने साथी की मौत देखकर वहां से भाग निकलते। सिपाह सालार के इशारे पर सभी सिपाही इन डाकुओं पर टूट पड़े। अचानक हुए इस हमले की वजह से डाकुओं को संभलने का मौका न मिला और उन्हें कैदी बनाकर बादशाह के सामने पेश किया गया। चलते वक्त सिपाहियों ने खजाने से भरे वो संदूक भी साथ रख लिए। महल में पहुंचकर डाकुओं और उनके खजाने को बादशाह के सामने पेश किया गया। जब डाकुओं के लौटे हुए माल की तलाशी ली गई तो उनमें से एक चमकता हुआ हार निकला। बादशाह ने वो हार पहचान लिया। असल में वो हार शहजादे का था। हार को देखते ही बादशाह ने डाकुओं के सरदार से पूछा कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। डाकुओं का सरदार डरते डरते बताने लगा, हुजूर, 1 माह पहले की बात है। एक घड़सवार हमें जंगल में मिला था। पहनावे से वो किसी शाही खानदान का लग रहा था। हम लोगों ने उसे लौटने की मंसूबा बंदी कर ली, मगर वो नौजवान बहुत बहादुर था और वो हमसे भिड़ गया और इस लड़ाई में वो हमारे हाथों मारा गया। ये हार उसी नौजवान का था। ये सुनते ही बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने चीख कर कहा, वो नौजवान हमारा बेटा था। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब को ले जाकर अभी के अभी सबके सर काट दिए जाएं। और फिर सब सिपाही इन डाकुओं को लेकर वहां से चले गए। इसके बाद बादशाह ने समन से कहा, बेटा, तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी की वजह से मैं अपने बेटे के कातिलों को सजा दे पाया हूं और साथ ही रानी की जान भी बच गई। इसलिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। सच कहूं तो तुम्हारे रूप में मुझे अपना बेटा नजर आता है, बल्कि आज से तुम ही मेरे बेटे हो। मैं ये ऐलान करता हूं कि आज से तुम इस रियासत के वली अहद हो और मेरे बाद तुम इस रियासत की बागडोर संभालोगे। मुझे पक्का यकीन है कि तुम जैसे बहादुर और अक्लमंद नौजवान के हाथों में यह रियासत हमेशा महफूज रहेगी। बेशक मुसलसल मेहनत और नीयत का साफ होना इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। दोस्तों, ये हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और इसे आप दुनिया के कौन से हिस्से से सुन रहे हैं, मुझे लाजिमी बताएं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।